हेलो स्टूडेंट्स, मैं राज सर एक बार फिर लक्ष्य 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है सूर्य, द सन। हमारा जो सूर्य है हमारी आकाशगंगा में मध्य भुजा में स्थित है। तो ये अगर हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी है तो इस आकाशगंगा की 3 भुजाएं होती है, 1 2 3, 1 2 3। तो इस 3 भुजाओं में मध्य भुजा में हमारा सूर्य स्थित होता है और यह सूर्य इस गैलेक्सी के मध्य बिंदु से 32,000 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है और अपनी मंदाकिनी का ये चक्कर लगाता है और एक चक्कर पूरा करने में इसको 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। और जब ये चक्कर लगाता है इसका तो इसकी स्पीड जो होती है 250 किलोमीटर प्रति घंटा का होता है और इसको एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम पीरियड लगता है उस टाइम पीरियड को हम लोग सौर वर्ष के नाम से जानते हैं। तो ये तो रहा सूर्य के बारे में कुछ कॉमन बातें, लेकिन आज हम लोग सूर्य का बृहद अध्ययन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सूर्य की बनावट कैसे है और सूर्य में ऊर्जा किस तरह से निकलता है। तो सूर्य एक गोला है, जिस तरह से हमारी ये पृथ्वी गोल है उसी तरह से सूर्य भी एक गोला है और सूर्य के अंदर से यानी सूर्य के केंद्र से उसके सतह तक के परत को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है। यानी सूर्य के केंद्र से अगर उसके परत तक के भाग को अगर हम देखें तो उसके हमने 3 स्तर बनाए हुए हैं, 3 लेयर बनाए हुए हैं। तो उसके बाद उसके ऊपरी सतह से वायुमंडल का जो सतह है उसको भी हमने 3 परतों में बांटा है। तो यानी पूरे सूर्य के जो पूरा सूर्य का ठोस भाग है या जो गैसीय भाग है उसके अंदर के 3 परत और उसके वायुमंडल के 3 परत, इस तरह से 6 परतों के बारे में हमको अध्ययन करना है। हमारा जो सूर्य है उसको मैंने आपको समझाने के लिए एक यहाँ पर एक फिगर बनाया हुआ है और इसी चित्र के माध्यम से, इसी फिगर के माध्यम से हम सूर्य को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे सूर्य का ये जो बीच वाला हिस्सा आप देख रहे हैं इसको हम लोग कोर या केंद्र कहते हैं। तो ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं? केंद्र या कोर। और इस कोर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, 15 मिलियन अंश सेंटीग्रेड। तो कभी कभी तो आपके परीक्षा में ये पूछता है कि सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है, कोर का तापमान कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा, तापमान होता है 15 मिलियन अंश सेंटीग्रेड। एक बात कभी कभी और परीक्षा में आपसे पूछता है कि सूर्य का जो केंद्र होता है, कोर होता है, उसका व्यास कितना होता है। तो व्यास 3,48,000 किलोमीटर होता है। यानी इस कोर का जो आप व्यास देख रहे हैं 3.48 लाख किलोमीटर होता है। अब ये जो कोर है इसी कोर में नाभिकीय संलयन की क्रिया होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया होती है, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ लिया है। तारों का जो जीवन चक्र है उस पर हमने स्पेशली वीडियो बनाया हुआ है। तो सूर्य भी हमारा एक तारा है, तो तारे का जीवन चक्र जैसे वहाँ पर था उसी तरह से सूर्य का भी जीवन चक्र होगा। तो अगर तारों के जीवन चक्र को आपको पढ़ना है तो स्पेशली वीडियो जा करके उसको देख लीजिए। ये जो केंद्र है इसी केंद्र में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया होती है, जिसमें हाइड्रोजन के परमाणु से जुड़ करके हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस क्रिया में अपार ऊर्जा निकलती है। तो ये जो भाग है इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया ज़्यादा होती है और इसी वजह से इस भाग की डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, यानी घनत्व भी ज़्यादा होता है, क्योंकि इस भाग में हीलियम की मात्रा ज़्यादा होती है। अब ये 15 मिलियन अंश सेंटीग्रेड ताप पर इस भाग के जो परमाणु हैं वे अपने नाभिकों में और मूल कणों में जैसे इलेक्ट्रॉन में टूट जाते हैं और यहाँ से अपार ऊर्जा बाहर निकलती है। तो एक लेयर तो ये हो गया जिसको हम कोर कहते हैं और कोर में ही नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है और बहुत ज़्यादा ऊर्जा बाहर निकलती है। अब दूसरा लेयर समझते हैं। इस दूसरे लेयर का नाम है विकिरण मेखला।
यानी रेडिएटिव जोन। तो ये जो विकिरण मेखला आप देख रहे हैं, इसी मेखला से, इसी एरिया से जो ऊर्जा है वो बाहर निकलती है। ये जो बीच में ऊर्जा बन रहा है वो बाहर निकलने के लिए इसी एरिया से बाहर निकलती है। अच्छा, ऊर्जा किस रूप में बाहर निकलती है? तो ऊर्जा फोटान के रूप में बाहर निकलती है। फोटान आपने पढ़ा होगा, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल होते हैं। तो फोटान के रूप में ऊर्जा बाहर निकलती है, यक्स किरणों के रूप में ऊर्जा बाहर निकलती है, और गामा किरणों के रूप में ऊर्जा बाहर निकलती है। तो ये जो आप विकिरण मेखला देख रहे हैं, इसी विकिरण मेखला से होते हुए ऊर्जा बाहर निकलती है। और इस विकिरण मेखला की अगर आपसे चौड़ाई पूछी जाए तो ध्यान रखिएगा कि इस विकिरण मेखला की चौड़ाई भी लगभग इसी के बराबर होता है, 3.82 लाख किलोमीटर, यानी 3,82,000 किलोमीटर इसकी चौड़ाई होती है। और यहाँ सेंटर में जो भी ऊर्जा उत्पन्न होता है उसके लिए जो ऊर्जा कैरियर यानी एनर्जी कैरियर का काम करते हैं वो क्या होते हैं? फोटान, यक्स किरणें और गामा किरणें। अब इसके बाद ये अगला लेयर आता है जिसका नाम है संवहनीय मेखला, कन्वेक्टिव जोन। तो ध्यान रखिए, संवहनी मेखला या कन्वेक्टिव जोन जो है ये कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और इसकी एक खास बात होती है कि ये जो कोशिकाएं हैं, ये इसकी बेस में जो कोशिकाएं होंगी या आधार में जो कोशिकाएं होंगी वो बड़ी होंगी, और बाहर की कोशिकाएं क्या होंगी? छोटी होती जाएंगी। और इस संवहनी मेखला या कन्वेक्टिव जोन जो कोशिकाओं से निर्मित है, कभी कभी आपसे पूछता कि कौन सी कोशिकाओं से, किस चीज़ की कोशिकाएं बनी होती हैं? तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन है, क्योंकि सूर्य का अगर आप संगठन देखें तो सूर्य में 70% हाइड्रोजन होता है, 28% हीलियम होता है, बाकी 2% में भारी तत्व होते हैं, जैसे कि आपका यूरेनियम हो गया। तो इस तरह से भारी तत्व होते हैं, जैसे यूरेनियम भारी तत्व है, लिथियम भी रहता है। तो ये जो आप बीच वाला लेयर देख रहे हैं, इस लेयर में जो कोशिकाएं बनी होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? हाइड्रोजन की बनी होती हैं। और इन्हीं कोशिकाओं के बीच से ये जो एनर्जी यहाँ से चला है, संवहनी मेखला से होते जो विकिरण मेखला से होते हुए जब संवहनी मेखला में आएगा, तो इसमें ये जो कोशिकाओं के बीच में दूरी आप देख रहे हैं, गैप देख रहे हैं, इन्हीं कोशिकाओं के बीच से होते हुए ये ऊर्जा जो है बाहर निकलती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पहले कोर होता है, फिर विकिरण मेखला होता है, और फिर तीसरा जो लेयर होता है वो संवहनी मेखला होता है जो कोशिकाओं से निर्मित होता है। और इन्हीं से ऊर्जा जो है, इन्हीं कोशिकाओं के बीच से ऊर्जा होकर के बाहर निकलता है। अब इन तीन जोनों के बारे में जानने के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट जोन आता है हमारा ये प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। अब ये प्रकाश मंडल को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी प्रकाश मंडल से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जैसे ये हमारा पृथ्वी है, तो अगर इसको हम सूर्य माने तो इसके 3 लेयर हमने देख लिए, केंद्र से सतह तक के। अब इस सतह के बाहर के जो लेयर हैं वो वायुमंडलीय लेयर हैं, है ना। तो इन लेयरों को आप समझना है। तो हम पृथ्वीवासी जो है इन अंदर के 3 लेयरों को नहीं देख पाते हैं। हम लोग तो यही जो बाहर का जो लेयर है, प्रकाश मंडल है, इसी प्रकाश मंडल को देख पाते हैं। इसलिए इसका नाम भी हमने रखा है प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। ये जो प्रकाश मंडल है, इस प्रकाश मंडल का टेम्परेचर कितना होता है? तो इस प्रकाश मंडल का टेम्परेचर 6000 अंश सेंटीग्रेड होता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश मंडल का टेम्परेचर कितना? 6000 अंश सेंटीग्रेड होता है। और इसी प्रकाश मंडल में 2 प्रमुख घटनाएं घटती हैं, और वो प्रमुख घटनाओं के बारे में आपसे एग्जाम में पूछता है। 2 प्रमुख घटनाएं क्या हैं? एक सौर कलंक यानी सन स्पॉट की घटना, और एक फ्राउनहोफर रेखाएं। ये फ्राउनहोफर रेखाएं और सौर कलंक क्या है, इसको समझते हैं। तो आपके परीक्षा में अक्सर ये पूछता है कि फ्राउनहोफर रेखाएं या सौर कलंक किस मंडल में घटित होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश मंडल में ये घटनाएं घटित होती हैं। आइए सौर कलंक को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहां से ऊर्जा, जो नाभिकीय संलयन से ऊर्जा निकला,
वो विकिरण मेखला से होते हुए, संवहनी मेखला की कोशिकाओं से होते हुए बाहर निकलता है, और जब यह बाहर निकलता है तो वायुमंडल में प्रवेश करता है। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये प्रकाश मंडल वाला एरिया जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जब ऊर्जा बाहर निकलता है तो अपने साथ गैसें भी लेती हैं, यानी इस ऊर्जा के साथ साथ गैसें भी होती हैं। अब ये ऊर्जा भरी गैसें जो है बाहर जाती हैं, जब यहाँ पर आती हैं तो गैसें तो सूर्य की ग्रेविटी की वजह से वापस लौट जाती हैं, लेकिन ऊर्जा वापस नहीं लौटता है, जिसकी वजह से जो गैसें फिर वापस लौटती हैं उन गैसों का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। और वही जो कम टेम्परेचर की गैसें होती हैं वहाँ पर आपको काले काले धब्बे दिखाई देंगे, और उसी को हम लोग कहते हैं सन स्पॉट, यानी सौर कलंक। अब इस बात को अगर ऐसे आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इस बात को ऐसे समझिए, जैसे कि मान लीजिए ये मेरे हाथ में एक जो है लोहे का छड़ है, इसको लोहे का छड़ मानिए आप। अब इसको मैंने एकदम गर्म कर दिया, एकदम लाल हो गया। अब इसको मैंने आसमान में फेंक दिया। अब मान लीजिए खूब ऊपर फेंका इसको, और 1 मिनट के बाद फिर ये क्या होगा, कुछ समय के बाद फिर ये पृथ्वी पर लौट आएगा, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। लेकिन जब ये वापस आएगा तो इसकी ऊर्जा तो आसमान में ही चली गई होगी, केवल यही चीज़ लौट के आएगा, मतलब ये छड़ ही केवल लौट के आएगा। इसी तरह से जब यहाँ से ऊर्जा गैसों के साथ निकलती हैं, तो जब ये प्रकाश मंडल से बाहर जाती हैं गैसें, तो गैसें ज़्यादा बाहर तक नहीं जा पाती हैं, क्योंकि सूर्य की ग्रेविटी उन गैसों को क्या करती है, खींच लेती है। लेकिन ये जो ऊर्जा होता है वो ऊर्जा तो इधर ही रह जाता है, बाकी फिर से जो गैसें वापस लौटती हैं उनका टेम्परेचर गिर गया होता है, और वो जो कम टेम्परेचर होता है वो यहाँ पर आपको जब लौटेंगी तो यहाँ पर वह जो गैसें हैं उनका टेम्परेचर कम होने की वजह से वो आपको काले धब्बे की तरह दिखाई देगा। अच्छा, टेम्परेचर गिर कितना जाता है, 1500 अंश सेंटीग्रेड, यानी पूरा यहाँ का टेम्परेचर है 6000 अंश सेंटीग्रेड। तो ये जो काले काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं, यानी ये जो सन स्पॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका टेम्परेचर कितना होगा, 4500 अंश सेंटीग्रेड। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गया होगा। अब फ्राउनहोफर रेखाएं क्या होती हैं? देखिए, ये जो प्रकाश मंडल है, इस प्रकाश मंडल में जो प्रकाश है वो बहुत सारे रंगों से मिलके बने होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश बहुत सारे रंगों से मिलके बना होता है, तो ये प्रकाश मंडल कुछ रंगों को अवशोषित कर लेता है, यानी प्रकाश मंडल अपने ही कुछ रंगों को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। तो जिस प्रकाश को अवशोषित कर लेगा तो वहाँ पर आपको काली काली रेखाएं दिखाई देंगी, और इन्हीं काली काली रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, फ्राउनहोफर रेखाएं। तो फ्राउनहोफर रेखाएं क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि प्रकाश मंडल कुछ प्रकाश के रंगों को अवशोषित कर लेता है और वहीं पर आपको काली काली रेखाएं दिखाई देती हैं। अब यहीं पर एक बात और समझ लीजिए आप, अगर आपसे कभी ये पूछे कि आप ये बताइए कि ये जो प्रकाश मंडल आपको दिखाई दे रहा है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा कि इसके बाहर वाले भाग का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो आपको लगेगा कि सर ये तो प्रकाश मंडल वाले का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि ये तो सूर्य के पास है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखिए, जब यहाँ से गैसें ऊर्जा लेकर के बाहर निकल रही हैं तो फिर ऊर्जा तो यहाँ छूट जा रही हैं, इस वाले एरिया में ऊर्जा छूट जा रही हैं और इस वाले एरिया में छूट जा रही हैं, और उसके बाद जो गैसें वापस लौट रही हैं उनका टेम्परेचर क्या है, कम है। इसलिए इस एरिया का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। यानी प्रकाश मंडल का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, कम होगा। लेकिन प्रकाश मंडल का घनत्व तो क्या होगा, भाई गैसें तो गई लेकिन फिर से पुनः गैसें इसी में आ गई, इसलिए इस भाग का डेंसिटी जो है वो क्या होगा, अधिक होगा। वहीं पर इसके बाहर वाला जो एरिया है जिसका नाम हम लोगों ने रखा है वर्णमंडल यानी क्रोमोस्फीयर, तो इस वाले एरिया का डेंसिटी कम होगा क्योंकि गैसें तो आई लेकिन फिर गैसें यहाँ से क्या हो गई, लौट गई। तो यहाँ पर गैसों का घनत्व तो कम होगा लेकिन टेम्परेचर यहाँ का क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर जो है, ताप जो है अधिक होगा क्योंकि गैसें तो आई लेकिन ऊर्जा छोड़ करके यहीं पर वापस चली जाती हैं। तो इसलिए इस भाग का जो है टेम्परेचर क्या होता है, अधिक होता है। तो ये परीक्षा में आपके कई बार पूछता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर परीक्षा में ये पूछता है कि प्रकाश मंडल का टेम्परेचर अधिक होगा
कि वनमंडल का टेम्परेचर अधिक होगा। तो जाहिर सी बात है कि प्रकाश मंडल का टेम्परेचर कम होगा और वनमंडल का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। लेकिन अगर यहीं पर यह पूछे कि प्रकाश मंडल का डेंसिटी या घनत्व तो कम होगा कि ज़्यादा, तो प्रकाश मंडल का घनत्व तो क्या होगा, ज़्यादा, और ये जो वनमंडल है इसका घनत्व तो क्या होगा, कम होगा। तो इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब आइए वनमंडल के बारे में सीखते हैं। अब ये जो वनमंडल है ये एक तरह से सूर्य का वायुमंडल है। जैसे कि अगर ये मेरा सूर्य है तो सूर्य से सटा हुआ जो ये लेयर था जिस हिस्से को हम लोग देखते हैं उसको हमने क्या कहा, प्रकाश मंडल। अब इस सटे हुए लेयर से ये थोड़ी सी और जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं इसका वायुमंडली वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, इस वायुमंडली वाले हिस्से को ही हम लोग क्या कहते हैं, वनमंडल यानी क्रोमोस्फीयर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्रोमोस्फीयर क्या है तो आप सीधे कहिए कि सूर्य का वायुमंडल जो होता है, सूर्य का वायुमंडल जो है 2000 से 3000 किलोमीटर का जो वायुमंडल है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वनमंडल कहते हैं। और वनमंडल का ताप पूछे तो सीधे कहिए ताप क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि गैसें यहाँ पर आकर के ऊर्जा छोड़ती हैं, और घनत्व तो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि गैसें यहाँ से लौट के यहाँ पर चली जाती हैं। अब इसके बाद ये जो हमने वनमंडल पढ़ लिया, वनमंडल के आगे का जो वायुमंडलीय भाग है वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उस भाग को हम लोग कोरोना बोलते हैं। यानी कि सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहर का जो लेयर है या आवरण है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं। ऐसे कोरोना की महामारी चल रही है, और वो कोरोना नहीं, ये कोरोना जो है सूर्य का वायुमंडल का सबसे बाहरी जो एरिया होता है उसको हम कोरोना बोलते हैं। अच्छा, ये जो कोरोना वाला हिस्सा देख रहे हैं, कभी कभी आपने सूर्य ग्रहण का देखा होगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण में आपको सूर्य तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन उसके किनारे किनारे आपको एक चमकीला भाग दिखाई देता है जिसको कि आप डायमंड रिंग भी बोलते हैं। तो वही जो चमकीला भाग आपको दिखाई देता है एक्चुअल में वो कोरोना वाला हिस्सा ही आपको दिखाई देता है। यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण में आपको जो बाहर चमकीला हिस्सा दिखाई देता है वो सूर्य का क्या होता है, सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी आवरण होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोरोना क्या है। अच्छा, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, वनमंडल वाला एरिया देख रहे हैं, ये वनमंडल और इसके बाहर का जो हिस्सा हो गया ये कौन सा एरिया कहलाएगा, कोरोना कहलाएगा। अब वनमंडल में थोड़ी सी दो बातों को और हमको समझना है। दो बातें और क्या समझना है, देखिए ये जो वनमंडल है इसमें गर्म गैसों का ये जो वनमंडल होता है ये गर्म गैसों से निर्मित होता है, क्योंकि गैसें आती हैं ऊर्जा लेकर के, तो काफ़ी गर्म गैसें यहाँ पर होती हैं। तो गैसें यहाँ पर आती रहती हैं और लौटती रहती हैं। तो ये गर्म गैसों का एक एरिया होता है, और इसी गर्म गैसों के एरिया से ये जो है निर्मित होती हैं। और इसमें जो है एक तरह से हम कहें तो आग की लपटें उठती रहती हैं। इस जो आग की लपटें उठती रहती हैं, इस लपटों को हम लोग सौर ज्वाला यानी सोलर फ्लेयर बोलते हैं। तो ये यहाँ पर गर्म गैसों के लपटें उठती रहती हैं और जो है गर्म ज्वाला उठती रहती है, तो इसी को हम लोग सौर ज्वाला बोलते हैं। और ये जो लपटें आप उठती हुई देख रहे हैं इसको हम लोग एक नाम और देते हैं, स्पिक्यूल। तो कभी कभी आपसे पूछे कि स्पिक्यूल क्या है, तो आप सीधे सीधे कहिए कि गर्म गैसों का बवंडर है एक तरह से, और गर्म गैसों का ज्वाला है। अच्छा, अब इसके बाद थोड़ी सी और बात करते हैं। कभी कभी ये जो गर्म गैसों का ज्वाला होता है वो इतना तेजी से उठता है कि वह एकदम बाहरी मंडल में यानी कोरोना वाले क्षेत्र में भी प्रवेश कर जाता है। तो अगर ऐसी घटना पहुंच रही है, जैसे कि ये ज्वालाएं तो उठ रही हैं, तो अंदर अंदर भी उठ रही हैं, कुछ ज्वालाएं चाँप के आकार में बाहर तक उठ के चली जा रही हैं। तो ये जो चाँप के आकार में उठ के बाहर तक चली जा रही हैं, इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रॉमिनेंस। तो कभी आपसे पूछे कि प्रॉमिनेंस क्या है, तो प्रॉमिनेंस एक्चुअल में एक तरह से सौर ज्वालाएं ही हैं जो कि इतने तेजी से उठती हैं कि वो कहाँ तक उठ के चली आती हैं, कोरोना तक उठ के चली आती हैं। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रॉमिनेंस क्या है। अब एक बात और हम लोग करते हैं, सौर पवन को समझते हैं। सौर पवन क्या है,
सौर पवन एक्चुअल में यहाँ से जब ऊर्जा बाहर निकलती है, तो जब ऊर्जा कई लेयरों से होते हुए एकदम बाहर पहुँचता है, बाहरी वाले लेयर में पहुँचता है, यानी कोरोना वाले क्षेत्र में पहुँचता है, तो उस समय ये जो ऊर्जा होती है वो आयन और इलेक्ट्रॉन के पवन के रूप में होता है। और इसी आयन और इलेक्ट्रॉन के जो पवनें होती हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, सौर पवन या सोलर विंड कहते हैं। अब ये जो सौर पवनें हैं, यानी यहाँ से जो निकली हुई ऊर्जा है जो आयन और इलेक्ट्रॉन के पवन के रूप में है, ये पवन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है और हमारी पृथ्वी पर पहुँचता है और हमारी पृथ्वी को भी प्रभावित करते हैं। जब ये हमारा सोलर विंड पृथ्वी पर पहुँचता है तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों द्वारा इनका आकर्षण कर लिया जाता है और ये पृथ्वी के जो चुंबकीय ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन ध्रुवों पर ये जो पवनें आती हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में और इन पवनों के बीच में एक रगड़ पैदा होता है, जिससे कि इसमें एक आपको हल्की हल्की रोशनी की एक आभा दिखाई देगी और इस आभा को हम लोग कहते हैं अरोरा। तो अरोरा क्या है, यानी कि सौर पवनें जब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करती हैं और पृथ्वी के ध्रुवों पर आती हैं तो वहाँ पर एक रगड़ पैदा होता है और उस रगड़ से एक रोशनी निकलती है और उसी रोशनी को हम लोग क्या कहते हैं, अरोरा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि कहीं शादी ब्याह हो रहा है और वहाँ पर खूब लाइट जल रहा हो, तो आप दूर से उस लाइट को देखिए तो आपको आसमान में एक रोशनी की आभा दिखाई देगी, तो ठीक उसी तरह से आपको अरोरा दिखाई पड़ता है। ये जो अरोरा है, ये आप अगर ये उत्तरी गोलार्ध में बैठ करके अगर ये ध्रुवों की तरफ देखें तो आपको ऊपर आसमान में ये अरोरा आपको दिखाई देगा। अब एक चीज़ और आपको समझना है, ये जो सौर पवनें चलती हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो पृथ्वी के वायुमंडल को भी हमने कई लेयर में बांटा हुआ है और उसी का एक लेयर होता है आयन मंडल। तो सौर पवनें जब आयन मंडल में प्रवेश करती हैं तो वहाँ पर आयन के जो गैसों के परत होते हैं उसको जो है उनका विनाश कर देती हैं और इस घटना को बोलते हैं रेडियो फेड आउट। यानी कि जब सौर पवनें आयन मंडल में प्रवेश करती हैं तो आयन मंडल के गैसों के परतों का विनाश करती हैं, उनका ह्रास करती हैं और इस घटना को हम लोग रेडियो फेड आउट कहते हैं। अब रेडियो फेड आउट समझने के बाद अब आइए एक चीज़ और समझने का प्रयास करते हैं। ये जो सन स्पॉट है, सौर कलंक है, ये हमारे पृथ्वी के वातावरण को प्रभावित करता है कि नहीं? तो बिल्कुल, ये जो सन स्पॉट आप देख रहे हैं ये हमारे मानसून को भी प्रभावित करता है और हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को भी प्रभावित करता है। ये जो सन स्पॉट आप देख रहे हैं, इनके बनने का एक साइकिल होता है, एक चक्र होता है जिसको हम सौर चक्र के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में ये जो सन स्पॉट हैं, जैसा कि आपने पढ़ा था कि ये गैसों के झुंड हैं और एक झुंड में 2 से 20 गैसों का झुंड होता है, 100 भी हो सकता है और इनका जीवन काल जो होता है वो 1 घंटे से लेकर के 1 महीने तक का भी हो सकता है। तो ये जो होते हैं सन स्पॉट, पहले यहाँ बनता है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो ये 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में बनता है। तो पहले बनते हुए जाता है, फिर लौट के आता है। तो जब 5.5 साल तक बनते हुए जाएगा, फिर लौट के आएगा। तो इसका एक टाइम पीरियड होता है जो कि लगभग 11 साल का होता है। एग्जैक्ट वैल्यू कहूँ तो 11.1 वर्ष का होता है। तो सौर चक्र अगर आपसे पूछे तो कितने टाइम पीरियड का होता है, 11.1 वर्ष का होता है। तो हर 11.1 वर्ष के बाद ये जो आप सूर्य देख रहे हैं, सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र में एक विशेष परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन के वजह से ना बहुत तेज़ी से जो है सोलर विंड जो चलती हैं बहुत तेज़ी से पृथ्वी की तरफ बढ़ती हैं और पृथ्वी के जो आयन मंडल हैं या पृथ्वी के तमाम हिस्सों पर वो पहुंचती हैं और इतनी आवृत्ति की होती हैं कि जो जीपीएस सिस्टम हमारा होता है, जितनी आवृत्ति के तरंगों को अवशोषित करता है उतनी ही आवृत्ति की ये होती हैं तरंगे और इसके वजह से इन तरंगों को भी हमारा जीपीएस सिस्टम क्या करता है, अवशोषित कर लेता है और इसके वजह से जो पूरा हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है वो एक तरह से ठप हो जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा घाटा जो है एरोप्लेन चालकों को होता है, क्योंकि उनको फिर जो है सिग्नल मिलने बंद हो जाते हैं और प्लेन के क्रैश हो जाने की डर बनी रहती है। अच्छा, ये जो सौर चक्र है इसकी काउंटिंग हम लोग करते हैं। एक्चुअल में ये जो सौर चक्र की शुरुआत होती है, जब हमको इसके बारे में पता चला तो इसका हमने काउंटिंग करना शुरू किया।
अभी जो सौर चक्र शुरू हुआ है वो 5 जनवरी 2008 से शुरू हुआ है। तो 5 जनवरी 2008 से सौर चक्र शुरू हुआ, तो अगले 11 साल के बाद एक सौर चक्र पूरा होगा, फिर अगले 11 साल के बाद एक सौर चक्र पूरा होगा। तो इसमें आप 11 साल जोड़ते हुए चले जाइए, आपको सौर चक्र का पूरा मालूम हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि जो सोलर विंड होते हैं वो हमारे पृथ्वी के वासियों को भी प्रभावित करते हैं, और सोलर विंड हमारे पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि जो भी सोलर विंड हमारे पृथ्वी के आसपास आता है वो जो है कि धूल के कण और तमाम गैसों से रगड़ खा करके उधर ही खत्म हो जाते हैं। तारों के बारे में थोड़ी और जानकारी कर लेते हैं। जो हमारा सूर्य है वो अपनी अक्ष पर घूमता है। जिस तरह से हमारी पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है, ठीक उसी तरह से सूर्य भी अपने अक्ष पर क्या करता है, घूमता है। तो सूर्य अपने अक्ष पर जो घूर्णन करता है उसको हम लोग सौर परिभ्रमण कहते हैं। यानी सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करता है, जिसे हम सौर परिभ्रमण कहते हैं। और जो हमारे सूर्य के ऊपर सौर कलंक हैं, उस सौर कलंक के आधार पर सबसे पहले गैलीलियो ने बताया था कि जो सूर्य है अपनी अक्ष पर क्या करता है, घूर्णन करता है। देखिए, सूर्य कोई ठोस नहीं है, सूर्य एक गैसीय पिंड है। तो उस गैसीय पिंड होने की वजह से उसके अलग अलग हिस्सों का जो स्पीड होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि ये ठोस है तो ये पूरा एक साथ घूम रहा है, लेकिन अगर ये गैसीय पिंड होगा तो यहाँ इसके भूमध्य रेखा अक्षांश का जो स्पीड होगा वो अलग होगा, ऊपर का स्पीड अलग होगा, बीच का स्पीड अलग होगा। तो इस तरह से सूर्य एक गैसीय पिंड है और उसके निम्न अक्षांशों का स्पीड ज़्यादा होता है, और भूमध्य जो रेखीय भाग है वहाँ का स्पीड जो है कुछ और होता है। तो अगर सूर्य अपने अक्ष पर घूर्णन करता है तो पूरा एक घूर्णन करने में सूर्य को भूमध्य रेखीय भाग को जो है 24.47 दिनों का समय लगता है, और सूर्य अपने अक्ष पर 7 डिग्री झुका है। और यही बातें मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि सूर्य का भूमध्य रेखीय क्षेत्र 24.47 दिनों में एक घूर्णन कर लेता है। सूर्य निम्न अक्षांशों पर सर्वाधिक तीव्र गति करता है। सूर्य अपने अक्ष पर 7 डिग्री का कोण बनाता है। अब जब सूर्य अपनी मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा होता है तो उस समय इसकी स्पीड कितनी होती है, तो उस समय ये पूरा जब वृत्ति गति करता है तो उस समय इसकी स्पीड होती है 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। शुरुआत में मैंने बोलने में थोड़ी सी गलती कर दी थी, तो आपको ध्यान रखना है कि सूर्य अपनी मंदाकिनी आकाशगंगा के परितः 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से घूमता है। अब सूर्य की आयु कितनी है, तो सूर्य की आयु 10 अरब वर्ष है। सूर्य की वर्तमान आयु कितनी है, 4.7 अरब वर्ष है। सूर्य का व्यास कितना है, 13.84 लाख किलोमीटर है। और अगर हम कहें तो सूर्य हमारा बहुत बड़ा है। सूर्य का जो आयतन है हमारी पृथ्वी के आयतन से 13 लाख गुना ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि अगर हम अपनी सूर्य में पृथ्वी को डालना शुरू करें तो उस सूर्य में 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। अब एक प्रश्न और, सौर चक्र की खोज किसने की, तो सौर चक्र की जो खोज सैम एल हेनरिक ने की थी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तारे के रंग से उसका हम तापमान बता सकते हैं, और सूर्य की सतह का जो तापमान है वो 6000 अंश सेंटीग्रेड होता है, और सूर्य का जो ऊपर का सतह है वो कैसा दिखाई देता है, तो पीलापन में दिखाई देता है। देखिए, सूर्य के तापमान को ज्ञात करने के लिए स्टीफन नियम का प्रयोग होता है। एक बात और, सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना होता है, तो 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। अब 2-3 बातें और समझना है आपको। क्वासर्स क्या है, तो देखिए क्वासर्स एक्चुअल में हमारी जो आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा से 4 से 10 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर कुछ तारों के स्रोत हैं, यानी कि दूसरी गैलेक्सी है जहां से कि रेडियो तरंगें आती हैं। तो उस रेडियो तरंगों के माध्यम से यहाँ इन तारावत जो स्रोत हैं इनका हमको पता चलता है, और यही जो तारावत स्रोत हैं इनको क्वासर्स बोलते हैं, और इनके बीच में एक ब्लैक होल होने की संभावना है। बेबी बूम गैलेक्सी क्या है, एक्चुअल में नासा के वैज्ञानिकों ने जो है एक ऐसी गैलेक्सी का पता लगाया है जिसमें कि बाहरी जो भुजा है उसमें बाहरी भुजा में एक साल में 4000
नए तारों का निर्माण हो जाता है। जबकि हमारी जो मंदाकिनी है, गैलेक्सी है, उसमें जो बाहरी भुजा है उसमें एक वर्ष में केवल 10 तारों का ही निर्माण होता है। तो बेबी बूम गैलेक्सी क्या है? एक ऐसी गैलेक्सी जिसमें कि तारे बहुत तेजी से बन रहे हैं। यूलिसिस क्या है? तो यूलिसिस जो है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जो नासा है, इन दोनों का एक संयुक्त अभियान है, जिसमें कि सूर्य के अध्ययन के बारे में जो है हम लोग इस अभियान में सूर्य के अध्ययन के बारे में वो लोग ज्ञान कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है? तो ये भी सूर्य के अध्ययन के लिए ही एक जो है यूनियन है, और इसका पहला बैठक 11 मार्च 2018 को नई दिल्ली में हुआ था। और हमारे सूर्य का भविष्य क्या होगा? तो हमारा सूर्य लास्ट में जो है श्वेत वामन में बदल जाएगा, और चूँकि हमारा जो सूर्य है उसका द्रव्यमान जो चंद्रशेखर सीमा है उससे कम है, तो उसमें कोई विस्फोट तो होगा नहीं। तो अंत में हमारा सूर्य श्वेत वामन में बदल जाएगा। उसके बाद जो है काले बौने में बदल करके ब्लैक होल में क्या होगा? समा जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।